Hello students, how are you? I hope that you will be fine. I am Dr. Meghwal, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya number 2, Military Station Udaipur, and I am here because I love to teach economics. Today class 11th, subject statistics for economics, and topic introduction to statistics. Students, you know that statistics for economics is the new subject for you, and you will study statistics, which is very much useful in economics. The concepts of statistics which are applied in economics we will study in this session. The first chapter is introduction to statistics. So let's start this topic. First thing, that statistics we are going to study, that is the part of economics. So first we should know that why do we study economics. हम economics क्यों पढ़ते हैं और economics पढ़ने के पीछे क्या कारण है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से. ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक्स स्टडी करती है किसी भी मनुष्य के द्वारा जीवन को चलाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है उन सब की इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, ताकि मनुष्य अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सके और एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके. इस संबंध में इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, जैसा कि हमें अल्फ्रेड मार्शल ने बताया. तो डेली लाइफ से जुड़ी हुई हमारी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम करते हैं. तो हम कंज्यूमर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, या फिर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, और एम्प्लॉयर के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में, इस टाइप से हम कई एक्टिविटीज़ करते हैं. सो व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स वी शुड नो about consumer, producer, service holder, service provider, etc. About those, if we will know in economics, then we can learn something so that we can live our life in better way. We can increase our living standard. So first we are to know. So first we will know who is consumer. Consumer कौन होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे. A person who buys goods and services for the satisfaction of human wants. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है वह मनुष्य कंज्यूमर कहलाता है, वह मनुष्य उपभोक्ता कहलाता है. प्रोड्यूसर, अ पर्सन हु प्रोड्यूसेज गुड्स एंड सर्विसेज. वह व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, वह व्यक्ति उत्पादक कहलाता है. सर्विस होल्डर, अ पर्सन हु इज वर्किंग और इन ए जॉब. अ पर्सन हु इज वर्किंग और इन ए जॉब एंड गेट्स पेड फॉर इट. ऐसा व्यक्ति जो काम पर जाता है और उसके लिए उसको भुगतान प्राप्त होता है, उसके लिए उसको मनी रिसीव होता है, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस होल्डर होता है. सर्विस प्रोवाइडर, अ पर्सन हु गिव्स सर्विसेज टू अदर्स फॉर अ पेमेंट. ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को सेवा प्रदान करता है, जैसे हम एजुकेशन सर्विसेज गेन करते हैं, हेल्थ सर्विसेज गेन करते हैं और भी बैंकिंग सर्विसेज गेन करते हैं. तो सर्विस देने वाला व्यक्ति जिसके लिए वो पेमेंट भी लेता है, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर होता है. तो इस टाइप से डेली लाइफ की, हमारी ऑर्डिनरी लाइफ को चलाने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी करने के लिए हम क्या क्या स्टेप लेते हैं और ऐसी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इन सब की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं. नेक्स्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की ऐसी डेफिनेशन जो सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं. दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स
रॉबिन्स के द्वारा दी गई ये डेफिनेशन विश्व प्रसिद्ध है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups of society. That means the common thing in this definition is that the resources are limited and the wants are unlimited. So we are to engage the resources in such a way so that we can get maximum production, and that production should be distributed among the people properly so that they can consume that product properly and they can get maximum satisfaction. So this is the major definition and we all should learn. तो इस टाइप से हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में हम जनरली जो स्टडी करते हैं, जो रॉबिन्स की डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं, तो हम रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही कम है। हम उन सीमित संसाधनों को किस टाइप से काम पे लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और उस प्रोडक्शन के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके और उस जो भी गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की है वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इन सब की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज, जैसा कि हमने बताया हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती है, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो उसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, तो इसके बारे में डिटेल बताया गया है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज द रीजन इज दैट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड but the resources used in the production of goods that satisfy our wants are limited and scarce. Scarcity is the root of all economic problems. Resources have alternative uses. So main thing is that limited resources and unlimited wants. Due to that economic problem arise and these resources have also alternative uses. तो जो भी चीज़ हम इकोनॉमी में देखते हैं वो लिमिटेड होती है। जैसे मिनरल्स हम देखेंगे वो लिमिटेड होते हैं। इस अर्थ को हम देखते हैं बहुत बड़ा एरिया है लेकिन जो ज़मीन है वो बिल्कुल लिमिटेड है। हम देखते हैं हमें कितनी महंगी ज़मीन मिलती है। ट्रीज है वो लिमिटेड है। तो हर चीज़ जो उपयोगी है वो लिमिटेड है लेकिन हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, हमारे पास हेलीकॉप्टर हो, तो इस टाइप से हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो वो अनलिमिटेड होती है। अब जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं, मतलब कि आप वुड का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए भी कर सकते हो और आप वुड का इस्तेमाल जलाने के लिए भी कर सकते हो। आप जो भी रिसोर्सेज देखते हैं उसका कुछ न कुछ अल्टरनेटिव यूज होता है। तो अगर आप एक यूज के लिए उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर देंगे तो दूसरे यूज के लिए आपके पास वो रिसोर्स नहीं बचेगा। मान लिया आपने लकड़ी को जला दिया तो फिर आपके पास फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी नहीं बचेगी। तो इस टाइप से रिसोर्सेज को हमें सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। अगर हम रिसोर्सेज का सोच समझ करके इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी या फिर मिनिमाइज हो जाएगी। तो हमें रिसोर्सेज को इस तरह से उपयोग में लाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सके, उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके। नेक्स्ट थिंग इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। So what are the economic activities and what are non-economic activities we will learn here.
Activities undertaken for monetary gain. Activities undertaken for monetary gain to earn income are called economic activities. अगर आप monetary gain के लिए कोई काम करते हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं, तो वो economic activity होती है. Examples are given here. A person is teaching in the school to earn money. अगर कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ाता है और पैसे कमाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. अ पर्सन इज टीचिंग हिज सन एंड हिज डॉटर एट हिज होम इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब पढ़ाने का काम वो घर पे करता है, अपने बच्चों को घर पे पढ़ाता है, तो ऐसी एक्टिविटी में वो पैसा अर्न नहीं कर रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. तो इस टाइप से हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे अगर हम घर पे गार्डनिंग का काम करते हैं, तो वो हमारी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. वहाँ पे हम कोई पैसा अर्न करना नहीं चाहते, सिर्फ अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं. इसी टाइप से अगर कोई व्यक्ति गार्डनिंग का काम किसी दूसरे के घर में करता है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में करता है, जिसके लिए उसको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. तो जनरली इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं. हम पता लगाते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. इनमें से कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसकी स्टडी करना हमें ज़रूरी है. सो व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंजम्पशन. So what is the consumption? By consumption we mean those activities which deal with the best use of goods and services for the satisfaction of human wants, and it improves standard of living and welfare of the society. That means in consumption we will include those activities which deals with basically द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. अगर कोई एक्टिविटी हम करते हैं और उससे हमारी वांट्स का सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, तो वो हम उसको गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहे होते हैं. और गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है और सोसाइटी का वेलफेयर, समाज का कल्याण भी होता है. तो कंजम्पशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे व्यक्ति की ज़रूरत पूरी होती है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है और सोसाइटी का कल्याण होता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ प्रोडक्शन. इट रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज़ विच are undertaken to produce goods and services for generation of income and making profit. So all kind of activities which are undertaken for profit maximization, for generation of income. ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है, हमें प्रॉफिट गेन होता है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है और नई वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है, जिससे कि दूसरे लोगों को जब वो वस्तु मिलेगी, जो सेवा मिलेगी, उससे उसको कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी से हमें क्या मिलेगा? हमें प्रॉफिट मिलेगा और इनकम जनरेट होगी. तो हम इनकम जनरेट करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है और उसमें किसी नई वस्तु का निर्माण होता है या फिर किसी नई सेवा का निर्माण होता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, economic activity which is distribution. Economic activity which studies how income generated from the production process is distributed among the factors of production. In this activity we generally study about the distribution of production, how the produced goods and services will be distributed among the factors of production and in the society. जो गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोडक्शन के माध्यम से प्रोड्यूस की है, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी के माध्यम से जो हमने प्रोड्यूस की है, वो लोगों के बीच में किस तरह बांटी जाएगी,
वो एक्टिविटी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और किस तरह से, इस तरह से बांटना ताकि सब लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके और फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस टाइप से हमने देखा इकोनॉमिक्स में जनरली हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं और उससे संबंधित इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने वाले जो लोग होते हैं उनकी लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं ताकि वो उनकी लाइफ है वो अच्छी हो जाए, किस तरह से उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड हम बढ़ा सकते हैं, ये सब स्टडी होती है। और दूसरी बात जो हमने बताई रिसोर्सेज के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के एक पार्ट के रूप में अब इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करेंगे और उन चीज़ों की स्टडी करेंगे जो कि हमारे इकोनॉमिक्स में हेल्पफुल है, हमारे इकोनॉमिक्स को और अच्छा बनाने के लिए, एक स्टडी को और इंटेंसिव करने के लिए जिन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, वो सब चीज़ें हमें 11th क्लास में पढ़ना है। दैट मीन्स 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स में हमें वो सब चीज़ें पढ़नी है जो कि इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए हेल्पफुल है। वैसे स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बहुत वाइड है, लेकिन हमें स्टैटिस्टिक्स की सिर्फ उन बातों की स्टडी करना है जो कि हमारी इकोनॉमिक्स की स्टडी में हेल्पफुल होगी। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? जनरली स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग सिंगुलर सेंस में भी होता है और प्लूरल सेंस में भी होता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड बोलते हैं तो वो वर्ड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो प्लूरल सेंस में इसका क्या मीनिंग है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो एग्रीगेट फैक्ट्स हम कलेक्ट करते हैं उनको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करना है। जो हम इंफॉर्मेशन जैसे सर्वे के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको नंबर में शो करना, और जब हम इंफॉर्मेशन को नंबर में शो कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? न्यूमेरिकल डेटा। वो क्या हो जाएंगे? न्यूमेरिकल डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि सिस्टमेटिकली कलेक्टेड होने चाहिए और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। तो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसे हमने सर्वे किया, देखा कि हर व्यक्ति 10 लोगों का सर्वे किया और 10 लोगों में हमने देखा सभी व्यक्तियों की इनकम कितनी है। फिर हमने देखा कि उनका कंजम्पशन कितना है, उनकी सेविंग कितनी है। तो फिर हमने उसको एक डेटा के रूप में लिख दिया, तो हमें हमारा डेटा एक टेबल के रूप में डेटा तैयार हो गया। तो वो हमारी एक स्टैटिस्टिक्स है। मतलब मेरे पास किसी चीज़ की स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, इसका मतलब कि मेरे पास वो डेटा अवेलेबल है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? सांख्यिकी का मतलब एक वचन के रूप में समझना है। इट डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। मतलब एक प्रकार का एक मेथड है। सिंगुलर सेंस में हम कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स मेथड है जिसके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उन डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं ताकि हमारी स्टैटिस्टिक्स की आगे की स्टडी और अच्छी हो सके। तो इस टाइप से हमने स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में मीनिंग समझे। सो नाउ लेट्स चेक what have you learnt. Question number first, in singular form statistics is, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का क्या मतलब होता है? फर्स्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड। सेकंड, एग्रीगेट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। थर्ड, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। फोर्थ, नन ऑफ दीज। स्टैटिस्टिकल मेथड। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड है। सेकेंड क्वेश्चन, इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स इज,
बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्टैटिस्टिकल फार्मूला, ऑप्शन बी एग्रीगेट फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एग्रीगेट फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? किसको इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ और ऑप्शन डी सैमुअलसन। तो इसका सही उत्तर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी जी एचेनवॉल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी गॉस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जी एचेनवॉल। So there are some questions for homework. First question is that what is an economic activity? Question number 2, what is meant by production? Question number 3, who is a service provider? Question number 4, who is a consumer? Question number 5, what are the basic economic activities? Explain. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you once again.